आज ना यार थोड़ा नाराज होके आया हूँ। पता है क्यों? मैं ऐसे ही गूगल पे कुछ रिसर्च करा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और वहां मुझे पता चला कि इंडिया 44th रैंक पे आती है आउट ऑफ 167। ये भाई क्या आंकड़ा हुआ? देखिए, हम सबको पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। मुझे पता चला कि हम सिर्फ 44th रैंक पे है। तब मैंने अपनी टीम को 1 घंटा के लिए सब कुछ करने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा भाई इस पे रिसर्च करो, एग्जैक्ट पता लगाने का हम ट्राई करते हैं कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कि हम इतना पीछे हैं। हम आए दिन रास्ते खराब है, रास्ते में गड्ढे हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होता है। देखिए, ये सारी चीजों को ना बहुत चीजें अफेक्ट करती है। लेकिन मैं आज कुछ आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा जी। जब ब्रिटिशर्स आए थे तब तो एक चीज क्लियर था कि काफी अच्छे अच्छे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने फायदों के लिए डेवलप किया था, लेकिन आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो इतने अच्छे अच्छे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था, उसका क्या हो गया? अचानक से वो सब कहाँ गए? हम क्यों इतने पीछे गिर गए? कि जब 1945 में ब्रिटिशर्स जाना चालू कर दिए इंडिया से, तब एक चीज क्लियर था कि इंडिया की इकोनॉमी काफी हिल चुकी थी, काफी नीचे हो गई थी इंडिया की इकोनॉमी। और फिर हमारे जो नए नए रूलिंग पार्टीज आए, उनका सबका फोकस इकोनॉमी बढ़ाने में हो गया, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ही नहीं दिया। और वही बाकी सब कंट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में काफी मेहनत करते लगे, और इंडिया में बजट ही नहीं दे पा रहे थे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लगभग 50 साल लग गए एक डिसेंट, एक अच्छा अमाउंट का बजट इसको देने के लिए। 1990 के बाद एक अच्छा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना चालू किया हमारे गवर्नमेंट ने। फिर हम कह सकते कि फिर जाके हम थोड़ा सा पोकअप कर पाए, थोड़ा सा ऊपर आ पाए। लेकिन अभी भी बात करूंगा, कुछ ऐसी चीजों पे गौर करने की जरूरत है जहां हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारा मेन दिक्कत पता है क्या है? हर एक चीज में मेन दिक्कत यही है, मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूं कि प्लानिंग। इंडिया का प्लानिंग ही ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, कब काम चालू हो कब काम बंद होता है कुछ समझ नहीं आता है। आए दिन हम देखते कहीं भी लोग गड्ढा खोद देते हैं, जहां गड्ढा खोद रहे हैं उसके आजू बाजू सोसाइटी को नोटिस भी नहीं देते कि यहाँ रास्ते बनने वाले हैं कि क्या बनने वाले, बस अपने हिसाब से काम किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की क्या बात करूं, सबको पता है इनका हाल क्या है। मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा टावर की बात करूं तो वो है दुबई में बुर्ज खलीफा। पता है बुर्ज खलीफा बनाने में टाइम कितना गया है? तकरीबन सिर्फ 5 साल। 5 साल में पूरी इमारत शेख साहब ने बना डाली। इसका एक बहुत ही महज एक किस्सा था कि बुर्ज खलीफा में जो ग्लासेस लगे हैं ना, जो कांच है, उसको बनाने के लिए उन्होंने कॉस्ट और मैन पावर बचाने के लिए उसकी एक बाजू में कांच बनाने की फैक्ट्री लगा डाली। उससे मैन पावर और मटेरियल कॉस्ट बहुत ही कम लगा और टाइम भी बहुत बचा। इससे हम अंदाजन लगा सकते हैं कितना डीपली उन लोग प्लान करते हैं कोई भी चीज को बनाने के लिए। तो हम क्यों नहीं करते? आज हमारे इंडियंस के आप मैन पावर की बात करो, फिजिकल पावर की बात करो कि मेंटल पावर की बात करो, वो बाकी सब कंट्रीज यूज कर रहे हैं। मैन पावर की बात करो तो दुबई हो गई, कुवैत हो गया, कितने सारे शहरों में इंडियन लेबर्स जाके काम कर रहे हैं। और मेंटल पावर की बात करो तो यूएस कनाडा में तो आधी से ज्यादा इंडियंस ही भरे पड़े हैं, जो अपना मेंटल पावर किसी और को दे रहे हैं, किसी और के आइडिया में लगा रहे हैं और उनको ग्रो कर रहे हैं। और इंडिया में प्लानिंग कौन करता है पता है? वो लल्लू लाल लोग, जिनको ABCD भी नहीं पता, और वो लोग मिनिस्टर बन के बैठे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं आज बहुत कठोर शब्द यूज कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन स्कैम में ना इंडिया बहुत पॉपुलर है यार, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च मारोगे ना कंस्ट्रक्शन स्कैम तो कुछ नहीं मिलेंगे आपको। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत स्कैम है। अच्छे अच्छे नामचीन बिल्डर लोग का स्कैम है, मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे व्यूज अगर आप भी कभी देख रहे हो तो आपने भी कभी ना कभी कोई बिल्डर के स्कैम में फंसे ही रहोगे। बहुत ज्यादा चांसेस है पैसा भाग जाता है, या प्रोजेक्ट 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 साल से खत्म नहीं हो रहा है। ये सब स्कैम्स चलते ही रहते हैं, लेकिन गूगल पे नहीं आता है भाई। वैसे कोई एक स्कैम की बात करूं ना जो बहुत ही घातक थी, वो है आदर्श स्कैम की। ये आज भी जब मैं ये किस्सा सुनता हूं या किसी को बताता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदर्श स्कैम हम सबको पता है, हमारे जो जवान हैं जो लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी बीवियों को, उनकी वाइफ को एक गवर्नमेंट ने योजना बनाया था कि वहां घर मिलेगा, लेकिन ये हमारे लल्लू लाल लोग ने वो भी नहीं छोड़ा और वहां भी अपना कब्जा बिठाने का ट्राई किया। हमारे भारत देश में ना अजीब सी लालसा है सबको
जमीन का, क्या रखा है जमीन में ये मुझे नहीं पता, लेकिन अजीब सी लालसा है, जमीन चाहिए। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में जब देखता हूँ ना किसी गरीब आदमी को, वो गरीब यहाँ है, उसके गांव में जाके देखूंगा तो बड़ा बड़ा बंगला दिखा रहेगा, और यहाँ खाने के भी वांदे हैं। ये क्यों ऐसा जमीन का लालसा है पता नहीं। और ऐसे ही लल्लू लाल अच्छे अच्छे पायदान मिनिस्टर बने पड़े। आदर्श स्कैम उसका ही नतीजा था, और इसी आदर्श स्कैम ने पूर्व चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। होटल ताज का नाम किसने नहीं सुना है? उसका एक स्टोरी सुनाओ जो तकरीबन शायद आपने सुनी ही होगी। जमशेदजी टाटा को एक बार यूरोप में वॉटसन होटल में यूरोपियंस लोग ने, जिनको बोलते हैं व्हाइट लोग, सफेद लोगों ने एंट्री नहीं दी। जमशेदजी टाटा ने तभी सोच लिया कि मैं ऐसा रॉयल फील अपने इंडिया में इंडियंस को देना चाहता हूँ। तो वो इंडिया में आए और एक रॉयल होटल बनाने की शुरुआत की। इनिशियल जो ड्राइंग्स थे ताज होटल के, वो इंडियंस ने ही बनाए थे। राव साहेब वादिया और डीएम मिर्जा जी ने इनिशियल ड्राइंग्स बनाए थे, जिससे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। लेकिन बीच में ही दुखद पूर्वक वादिया जी इस दुनिया में नहीं रहे, और कैसे कारणों के कारण मिर्जा जी भी इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और जमशेदजी टाटा को कोई दूसरे सलाहकार आर्किटेक्ट को वहां लेके आना पड़ा। फिर आगे के काम के लिए W.A. चेम्बर्स आए। W.A. चेम्बर्स कौन थे? वॉटसन होटल, जिनमें जमशेदजी टाटा को एंट्री नहीं दिया था, जो वो होटल बनाए थे, उनको जमशेदजी टाटा लेके आ गया और ताज होटल उन्हीं से बनवाया। वो होटल के डिजाइनर से बनाया जो होटल में उनको एंट्री नहीं मिली। ये तो चलो एक मोटिवेशनल स्टोरी था, लेकिन इससे भी ये पता चलता है कि फिर भी इंडियंस कोई नहीं था। 1903 के तकरीबन ये होटल बना था, और तब भी जमशेदजी टाटा ने बाहर के आर्किटेक्ट्स को हायर करके अपना अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अच्छे से प्लानिंग करना चालू कर दे, क्या एक अलग बॉडी ही पूरा अपॉइंट कर दे इन सब चीजों के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में घूसखोरी तो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पैसा ही बचेगा। और एक वेल प्लानिंग से अगर हम चलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, अगर इस चीज को हमने कवर अप किया तो। शुरुआत देखिए मेरे और आपसे ही होगी। बातें तो हम बहुत सारी कर लेते हैं, बातों से पेट नहीं भरता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। बार बार सपने मत दिखाओ, क्योंकि वो आदमी कभी ना कभी जागता है। देखिए जो नेता लोग होते हैं ना, ये लंबा लंबा सपना दिखाते हैं, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बनता कुछ नहीं है, और हम उनके भरोसे रह जाते हैं। हम और आप छोटा सा तो कुछ स्टेप उठा सकते हैं। देखिए मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने का, लेकिन मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा ना। मैं आप लोग को बोलता हूँ, छोटा से छोटा अगर चीज आप कुछ भी बनवा रहे हो या कहीं देख रहे हो, कहीं छोटा सा अपना आवाज आप डाल सकते हो, अपना आवाज उठा सकते हो, तो जरूर उठाना चाहिए कि एक प्रॉपर प्लानिंग के उसमें जाए। देखिए हम जिस हिसाब से अपना घर इतना सजाते हैं ना, जिस हिसाब से हम लोगों का घर सजाते हैं, उस आगे जाके आपकी ही पीढ़ी यहाँ रहने वाली है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। थंबनेल को देख के इस वीडियो को देखने के लिए, ये पॉजिटिव मैसेज सबको फैलाने के लिए आप सभी लोग का दिल से धन्यवाद।